नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर 2। अगर आपके आसपास अवेलेबल हो तो आप पेन और पेपर लेकर वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आज का हमारा, पृथ्वी का आंतरिक भाग। ठीक है, और इसका मैंने आपको मोटा मोटा एक ओवरव्यू दिया था प्रीवियस पार्ट्स में कि भाई हमारी जो पृथ्वी है ये काफी सारी लेयर से मिलकर बनी हुई है। अब उन्हीं लेयर्स को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, इस इमेज में देखिए, ये है क्रस्ट, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला ब्राउन वाली दिख रही है लाइन, ये सबसे ऊपरी परत है या सतह है पृथ्वी की, तो इसको कहा जाता है क्रस्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। और इसको अभी मैं समझा देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको समझने में आगे दिक्कत ना हो। मान लो कि ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है या कोई भी द्वीप है। हमें पता है कि वो तो क्रस्ट पे है, लेकिन क्या ओशन भी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखो, एक छोटा सा इमेज बना देता हूँ। अब मान लो ये है, ठीक है, और ये वाला पार्ट है ना, जो गड्ढा, ये है पानी वाला। ठीक है, यानी कि महासागर वाला। अब आप समझो कि जब सबसे ऊपरी सतह की बात हो रही है, तो भले ही वो यहाँ पर थोड़ी पतली हो, यानी क्योंकि गहराई में है महासागर का जो फ्लोर है, ठीक है, लेकिन वहां पर भी ये जो क्रस्ट की लेयर है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और कॉन्टिनेंट पे क्योंकि वो उठे हुए हैं या फिर ऊंचे हैं, इसलिए वहां पर थोड़ी मोटी हो जाती है लेयर। ठीक है, तो इसे समझो कि एक टाइप का कंबल है। अब पृथ्वी की जैसी सतह होगी ना, यानी कि उबड़ खाबड़ महासागर वाली, उस सबको इसने ढका हुआ है, कवर किया हुआ है। ये चीज क्लियर होगी? बहुत बढ़िया। आगे पॉइंट कह रहा है कि ये लगभग कुल 35 किलोमीटर गहरी है। ठीक है, यानी कि यहां से ऊपर से नीचे तक लगभग 35 किलोमीटर इसकी डेप्थ है। ठीक है, कॉन्टिनेंट पर ये लगभग 35 किलोमीटर है। कॉन्टिनेंट जैसा भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि थोड़ा ऊंचे उठे होते हैं, ठीक है, पानी से, इसलिए वहां पर जो इसकी गहराई होगी ना, वो लगभग 35 किलोमीटर होगी ऑन एन एवरेज, लगभग ऐसा। ठीक है, लेकिन ओशन फ्लोर्स पे, अब आप देखो, मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर ये कॉन्टिनेंट है तो गहराई में ओशन का फ्लोर होगा। ठीक है, उसके बाद ही तो उसमें पानी भरा हुआ है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, फ्लोर वाला ओशन का, वहां से लेकर नीचे तक, यानी कि क्रस्ट की जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, वहां तक ये लगभग 5 किलोमीटर गहरी है। अब आपको समझ में आ गया पॉइंट? बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है ना? बढ़िया, चलो एक बार मोटा मोटा दोबारा से समझा देता हूँ। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। ठीक है, इसमें क्रस्ट लेयर की बात हो रही है अभी। क्रस्ट लेयर पूरी पृथ्वी को घेरे हुए, भले ही उबड़ खाबड़ कैसी भी हो पृथ्वी। ठीक है, ओशन फ्लोर्स पे, यानी कि ओशन का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, वहां से इसकी गहराई लगभग 5 किलोमीटर है। और कॉन्टिनेंट्स पर, यानी कि जो लगभग ऊंचे उठे हैं, यानी कि महाद्वीप है जो, ठीक है, वहां से इसकी गहराई लगभग 35 किलोमीटर है। ठीक है, बढ़िया। अगला पॉइंट कह रहा है कि भैया क्रस्ट के ठीक बाद वाली लेयर को मेंटल कहते हैं। ठीक है, अब ये हमने क्रस्ट डिस्कस किया, अब देखते हैं मेंटल। ये इमेज में देखो, ये ऑरेंज वाला जो पार्ट है ना, ये मेंटल को दिख रहा है। ठीक है, इस लेयर का नाम है मेंटल, और जिसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर है। यानी कि ये कह रहा है कि भैया यहां से यहां तक ये 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, गहराई में। ये चीज क्लियर है? बढ़िया। आगे कहा गया है कि सबसे लास्ट में जो लेयर है पृथ्वी की, या जिसे हम केंद्र कहते हैं, उसको कोर या क्रोड हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, और ये लगभग 3500 किलोमीटर रेडियस वाली लेयर है। अब इसका मतलब क्या है? ये देखो, 3500 किलोमीटर रेडियस का मतलब ये मान लेते हैं केंद्र पृथ्वी का, यहां से इधर, या यहां से इधर, या यहां से इधर। इस केंद्र से लगभग 3500 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है, यानी कि रेडियस है। ठीक है, क्लियर होगी चीज? बहुत बढ़िया। तो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, या फिर केंद्र को क्या कहा गया है? कोर।
या हिंदी में क्रूड। ठीक है, बढ़िया। इसमें मुख्य रूप से यानी कि कोर की बात हो रही है, ठीक है, मुख्य रूप से निकल व आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे NiF या नाइफ, आप जो भी प्रोनाउंस इसे करना चाहें वो कर सकते हैं, NiFe भी पुकारा जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ये याद रखना, ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें ये ऐड करा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम डिस्कस करते हैं क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, समझते हैं उसको। पहला पॉइंट कह रहा है इधर कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या हुआ, अभी हमने क्रस्ट डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंट पे 35 किलोमीटर लगभग गहरी है, और ओशन फ्लोर्स पे यानी कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ओशन का, यहाँ पर लगभग 5 किलोमीटर गहरी है इतनी। ठीक है, इसमें से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, बढ़िया। अब ये कह रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, ये वाला महाद्वीपों वाला जो भाग है क्रस्ट का, वो मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना का बना हुआ है। ठीक है, और इसी वजह से इसे सियाल भी कहते हैं। समझ में आई बात। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मुख्य रूप से जो एलिमेंट है या फिर उसके अंदर जो यौगिक आप बोल सकते हो हिंदी में जो मिले हुए हैं, वो मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना है, और इसी के जो रासायनिक नाम है उनके ऊपर नाम लिया गया सियाल। ये याद रखना है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को कहा गया है सियाल। आगे है ओशनिक क्रस्ट। ये मैंने आपको बताया था ओशन है, लेकिन यहां पर भी क्रस्ट आपको देखने को मिलेगी, भले ही थोड़ी कम गहराई पर मिले। ठीक है, तो इस फ्लोर से, ओशन के फ्लोर से नीचे तक ये 5 किलोमीटर तक लगभग फैली हुई है, और इसमें यानी कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसी वजह से इसे शॉर्ट फॉर्म में सिमा भी कहते हैं। क्लियर होगी चीज। मैंने आपको बताया कि इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर ये कंपोजिट या एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहां पर है या फिर क्या है वो हमें पता चल गया, और ओशनिक क्रस्ट। यहां तक चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स, लेकिन उससे पहले आपको एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन दे दूं जो डायरेक्ट भी पूछ सकता है एग्जाम में। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम परसेंट के हिसाब से जो क्रस्ट लेयर है ना, वो अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 1% है। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि जितनी भी लेयर्स है ना हमारी, उनके अगर हम वॉल्यूम को 100% माने कुल मिला के, तो क्रस्ट सिर्फ 1% है। ठीक है, वही मेंटल सबसे ज्यादा 84%, और कोर है 15%। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मास की परसेंटेज देखना चाहें तो वो भी मैंने आपको यहां पर मेंशन की हुई है, लेकिन एनसीईआरटी में वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दिया गया था तो मैंने उसे ही ऐड करा है। ठीक है, बढ़िया। अब देखते हैं भैया, हमें पता है कि जो पत्थर होते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही आपको देखने को मिलेंगे रॉक्स। ठीक है, पहला है इग्नियस रॉक्स, यानी कि आग्नेय शैल हिंदी में बोला जाता है। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, और आखिरी में है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि दिखते कैसे हैं। ठीक है, बढ़िया। इग्नियस रॉक्स, इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, या प्राथमिक शैल आप हिंदी में कह सकते हैं। ये तब बनते हैं जब लिक्विड मैग्मा ठंडा होकर तेजी से रॉक या चट्टान या शेल का रूप ले लेता है। आपने कभी डिस्कवरी पे या किसी भी और चैनल पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो या फिर बेयर गिल्स का आपने प्रोग्राम देखा हो, तो उसमें भी आपने देखा होगा जब भी लावा निकलता है ना, बाहर आते ही तुरंत तेजी से ठंडा होके काला पत्थर जैसा बन जाता है। समझ में आ रही बात। इन्हीं रॉक्स को इग्नियस रॉक्स या आग्नेय शेल या चट्टान भी कहते हैं। क्लियर होगी बात। इग्नियस रॉक्स या आग्नेय शेल, आग, आग्नेय, इसी से समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें भी भैया 2 टाइप की होती हैं इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय शेल। कौन कौन से देखते हैं। जब पिघला हुआ मैग्मा
ठीक है, क्रस्ट के अंदर ही ठंडा होकर रॉक या चट्टान बन जाता है। अब आप देखो, मैं आपको थोड़ा इसे इजी वे में समझाता हूँ। मान लो कि ये कोई ज्वालामुखी है, ठीक है, ये इसका क्रेटर। अब इसके अंदर है ना काफी सारी वितरिकाएं, आप कह लो कि वॉल्केनिक ट्यूब्स होती हैं जिसमें से लावा बहता है नीचे सतह के भी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि किसी वजह से मान लो कि ये बह रहा है, इधर कोई चट्टान गिर गई तो ये बंद हो गया। अब जो आगे ये लावा है ना, ये तो ठंडा हो गया, और ये क्रस्ट के नीचे यानी जमीन के नीचे ही ठंडा हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो पत्थर बनेगा या फिर जो चट्टान बनेगी, उसे कहा गया है यहाँ पर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, या आप हिंदी में इसे, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, आंतरिक आग्नेय शेल भी कहते हैं। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा और परफेक्ट एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। यह है ग्रेनाइट, आपने देखा होगा, काफी यूज में रहता है। ठीक है, और बहुत मजबूत पत्थर होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीज? बढ़िया। आगे दिया गया है कि जब पिघला हुआ मैग्मा बाहर आता है और तेजी से ठंडा हो जाता है। अब आप देखो, ये है प्यारा ज्वालामुखी। ठीक है, अब अगर मैग्मा अंदर बह रहा है ना, यानी कि ज्वालामुखी से अंदर है, भले ही वो ट्यूब्स में बह रहा हो उसकी, तो वो कहलाएगा मैग्मा। लेकिन जहां वो ऊपर से बाहर आ गया, ठीक है, यानी कि सतह पर आ गया, तो उसे कहा जाता है लावा। ये बेसिक डिफरेंस था, मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, अब आते हैं दोबारा पॉइंट पे। जब पिघला हुआ मैग्मा बाहर आकर तेजी से ठंडा होता है, तो ऐसे में एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। यानी कि आप कह सकते हैं बाहरी या बाह्य आंतरिक, ओ सॉरी, बाह्य आग्नेय शेल। ठीक है, क्लियर है चीज? जब मैग्मा बाहर आकर ठंडा होता है तो बनता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, लेकिन जब वो अंदर ही ठंडा हो जाता है क्रस्ट में, तो बनता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, और इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है बाहरी आग्नेय शेल का बेसॉल्ट। ये देखिए, ये होता है बसोल्ट पत्थर। ठीक है, अमूमन आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो सरकारी भूमि होती है उनके चारों तरफ इसी को यूज किया जाता है बाउंड्री बनाने में। ठीक है, और मुख्य रूप से मिलेगा आपको ये दक्कन के पठार में, यानी कि पूरे दक्कन के पठार में आपको बसोल्ट पत्थर बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये द हिमालयन रेंज हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले के पार्ट में, 6 की ज्योग्राफी में। इंडियन डेजर्ट हमने डिस्कस अभी नहीं किया, कर लेंगे। नॉर्दर्न प्लेन हमने डिस्कस कर लिया है। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की आपको यहाँ पर लोकेशन मैंने बता दी, और थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने पढ़ा भी है। ठीक है, तो ये है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा बसोल्ट पत्थर, ये याद रखना। ठीक है, बढ़िया। आगे है भैया दूसरा पत्थर, सेडिमेंट्री रॉक या फिर अवसादी शेल। ठीक है, जब भी रॉक या शेल आपस में टकराकर, लुढ़क कर या चटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को अवसाद कहा जाता है। समझ में आ रही बात? ज्यादातर ऐसे ही प्रोसेस आपने देखे होंगे पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, और इन्हीं टुकड़ों को जब हवा, पानी एक जगह एकत्रित कर देते हैं, तो ये अवसादी शेल या सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, काफी समय के बाद प्रेशर से, या फिर आप कह सकते हैं कि उच्च तापमान से। क्लियर होगी चीज? बहुत बढ़िया। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है भैया सेडिमेंट्री रॉक्स का बलुआ पत्थर या सैंड स्टोन। ये रेत या सैंड के कणों से बना होता है, और इसका भी आपको बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा दिल्ली का लाल किला, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अवसादी शैल या सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं पता चल गया। जब कोई भी चट्टान टूट कर, लुढ़क कर आपस में टुकड़ों में बढ़ जाती है, फिर पानी या हवा द्वारा फिर से एक जगह इकट्ठी हो जाती है, ठीक, उसमें अलग अलग टाइप के पत्थर मिल जाते हैं, तो उसे कहा गया है सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर अवसादी शेल। ठीक है,
बढ़िया। अगला है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं कायांतरित शेल। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, जब यहाँ पर या आएगा, इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स जब हाई टेम्परेचर या प्रेशर में आते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित शेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है भैया, इसमें आपको देखने को, ये देख रहे हो पत्थर, ज्यादातर आपने नदी के किनारे देखने को मिलेंगे या नदी के अंदर भी, ठीक है। ये दो टाइप की चट्टानें एक दूसरे में मिली हुई हैं लेयर्स के रूप में। हाई प्रेशर या फिर बहुत ज्यादा तापमान के बाद ऐसा संभव हो पाता है, ठीक है। क्लियर हो रही चीज? तो इन्हीं को कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर कायांतरित शेल। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि जब चूना पत्थर पर बहुत ज्यादा प्रेशर या टेम्परेचर पड़ता है तो वो संगमरमर बन जाता है, ठीक है, जिससे हमारा प्यारा ताजमहल भी बना हुआ है। चिकनी मिट्टी स्लेट बन जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स से इस फिनोमिना के। अब आपको क्लियर हो गया होगा तीन टाइप के रॉक्स हैं, ठीक है। उन तीनों को कैसे, मतलब तीन कैसे बनते हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर होगी यहां तक चीज? बढ़िया। आगे कह रहे भैया, कभी कभी कुछ कंडीशंस में कोई पर्टिकुलर रॉक या फिर कोई कोई भी रॉक किसी दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रॉक साइकिल या शेल चक्र, ठीक है। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक को हाई टेम्परेचर पर मैग्मा में कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर मैग्मा ठंडा होकर इग्नियस रॉक बन जाता है, ये भी बात सच है एकदम। तो ये देखो, ये है प्रॉपर साइकिल, आप इसको आराम से समझ सकते हो। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नेचुरल फिनोमिना है जिसके कारण एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं रॉक्स, ठीक है। याद रहेगा ये? बढ़िया। अब देखिए, एक फैक्ट है यहाँ पर जानने के लिए आपके लिए। ओनली सेडिमेंट्री रॉक्स हैव पोटेंशियल और चांसेस टू प्रिजर्व दी फॉसिल्स विद इन देम। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझते हैं कि भैया फॉसिल्स जो आते हैं आपको पता होगा, मतलब जो भी हड्डियां वगैरह होती हैं या फिर जानवरों की, ठीक है, बहुत पुराने जो दब जाते हैं पत्थरों में, तो वो मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में ही, ठीक है, यानी कि अवसादी चट्टानों में। ऐसा क्यों है? देखो, मेटामॉर्फिक रॉक की क्या खास बात है, इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक जब हाई टेम्परेचर प्रेशर पर आता है तो वो इसमें कन्वर्ट होता है। अब एक बार बताओ, मान लो एक डायनासोर है, ठीक है, ये मान लो ये बन गया हमारा डायनासोर, एक टाइप का, ठीक है। अब ये क्या हुआ भैया, ये मर गया, ठीक है, जमीन पे गिरा पड़ा है, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर हमारा इग्नियस रॉक पड़े हुए हैं। अब उसके बीच में चलो ये आ भी गया, फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये तो फिर से लावा बन जाएगा, ठीक है, या टूट कर दोबारा से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, हाई प्रेशर में आकर या हाई टेम्परेचर पे आकर। समझ रहे हो बात? तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि जो टूटकर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं कणों में, उसमें बहुत अच्छे से किसी भी फॉसिल को प्रिजर्व किया जा सकता है या फिर उसी में हमें देखने को मिलते हैं। यहां तक चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जिनका आंसर आप कमेंट में दीजिए, और मुझे अच्छा लगता है कि आप कमेंट भी करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा इज, पिघले हुए मैग्मा से बने हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। दूसरा है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, यानी कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक जो सतह है या फिर आप लेयर कह सकते हैं, वो कौन सी है, उसका नाम क्या है। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं, फोसिल्स हैं, क्या है ये, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, रॉक्स विच कंटेन्स फोसिल्स आर, ये आपको मैंने अभी बताया, आप इसका भी आंसर कीजिए। आखिरी क्वेश्चन है, द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज, सबसे पतली लेयर कौन सी है पृथ्वी की, ठीक है। बहुत बढ़िया।
अब इस वीडियो की अगर आपको डिटेल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीटीपी ऑफिशियल पे जाकर ले सकते हैं। चैनल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और कमेंट करके आप वो टॉपिक या क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिन्हें मैं समझाने में असफल रहा। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल और टू द पॉइंट वीडियोस मिलती रहें। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।